मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मगर समझने वाली बात यह है कि ये जो बदनामी है ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक है। इस तस्वीर को कायदे से निहार लीजिए, टकटकी लगाकर देख लीजिए और पहचानिए कि कौन कौन से चेहरे एक साथ खड़े हैं। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री बीचों बीच नजर आ रहे हैं। बगल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत हैं, जो अगले कुछ ही महीनों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चीफ जस्टिस बनेंगे। हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर तमाम जज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की डिनर पार्टी में पहुंचे थे। हमारे यहाँ गांव में यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाकर या फिर ऐसे लोगों के साथ बैठकर भोजन कर लेता है जहां नहीं करना चाहिए, तो वापस लौटने के बाद लोग पूछते हैं कि आ गए पत्तल चाट के, भर गया पेट, मिट गई भूख। सवाल यह है कि जिन जजों पर जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया हर महीने खर्च होता है, उन लोगों की ऐसी कौन सी भूख है जिसको मिटाने के लिए नेताओं के यहाँ दरबार लगा रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था, रिटायरमेंट से ठीक पहले पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे घंटी बजाने, और बाकायदा उसका वीडियो भी जारी किया गया। तब भी ढेर सारे सवाल उठे, आलोचनाएं हुई। मगर मैंने कहा है ना कि अमृतकाल में सिस्टम के लोग आलोचनाओं और सवालों को तमगे की तरह लेते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीर और ये ट्वीट, इनके शब्द हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा पहले जनता के बीच रखे गए थे, बाद में हटा लिए गए, क्योंकि पता तो है ही कि जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। यूं समझिए कि राम और श्याम की लड़ाई है। ये दोनों अदालत में पहुंचे न्याय पाने के लिए, और जज साहब शाम को राम के घर जाकर जाम लड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उस वक्त श्याम के ऊपर क्या बीतेगी जब वो देखेगा, उसकी कल्पना करते हुए अपने आप को श्याम समझ लीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर मामले सरकारों के खिलाफ होते हैं। सरकारें जनता के अधिकार, उनके हकों पर पाबंदी लगाती हैं, तो लोग न्याय की उम्मीद लेकर अदालत में जाते हैं। मगर तब क्या हो जब अदालत वाले हुजूर शाम को आरोपी के यहाँ डिनर करते हुए देखे जाएं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस तस्वीर को देखते हुए इस मामले का पूरा पंचनामा कर दें। वीडियो के 4 हिस्से होंगे। एक तो आपने देख लिया कि हुआ क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कि जजों को करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये हमारी तरफ से नहीं होगा, खुद इस देश की न्यायपालिका ने जो तरीके सुझाए हैं, जो जुडिशियल एथिक्स की बातें कही हैं, उसको देखेंगे और तुलना करिएगा कि न्यायपालिका क्या कहती है जजों के लिए, और आज के जज अमृतकाल में मुमकिन है योजना के तहत क्या कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जस्टिस सूर्यकांत को लेकर कहीं भ्रष्टाचार तो कहीं अन्य तरीके के आरोप क्यों लगे हैं और कौन कौन से आरोप हैं। करोड़ों के आरोप हैं। एक इशारा दे देता हूं, जब ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे तब इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज ने बाकायदा लेटर लिखकर चीफ जस्टिस को बताया था कि सूर्यकांत का हाल कैसा है, इनका रवैया कैसा है, और यहां तक कहा था कि ये चीफ जस्टिस बनाए जाने के काबिल नहीं है। यानी इन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के लायक भी नहीं समझा गया था, मगर अब ये भारत के चीफ जस्टिस होने वाले हैं। द कारवां की रिपोर्ट में अलग अलग लोगों ने इन पर कौन कौन से आरोप लगाए हैं, वो देखकर तो आपकी खोपड़ियां टन आ जाएगी और यकीन नहीं होगा कि आप इतने बड़े बड़े नाम वालों के बारे में क्या क्या सुन रहे हैं। एक बात और बता दूं, अपनी तरफ से मैं एक शब्द नहीं जोड़ूंगा, सिर्फ जो चीजें पहले से रिपोर्ट हुई हैं उन्हीं का सार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और बेहद कम शब्दों में, आसान भाषा में। वीडियो के चौथे हिस्से में बात हम करेंगे कि हाल फिलहाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण मामलों पर जस्टिस सूर्यकांत ने बकैती की है, और सिर्फ बकैती ही की है। जहां लोकतंत्र के महत्व के मामले हैं वहां हुजूर स्पष्ट रूप से टाइम पास करते हुए नजर आते हैं, टाल मटोल करते हुए नजर आते हैं। प्रोफेसर महमूदाबाद से लेकर बिहार में चल रहे SIR तक, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर तमाम मामलों में कहानी बहुत कुछ कहती है। पिछली वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता के बयानों पर तगड़ी वाली चर्चा किया था, नहीं देखे हैं तो ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। और अब बात जस्टिस सूर्यकांत की। वीडियो जरा लंबी हो सकती है लेकिन अपने आप में पूरी होगी। आखिर तक देखने के बाद शायद कुछ बचेगा नहीं, इसलिए दिल थाम कर बैठिए और उसको थामने से पहले अंगूठा उठाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी भी बजाइए टन से। लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अब ध्यान लगाकर सुनते जाइए। हाल ही में ये तस्वीर सामने आई और खबर छपी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुप्रीम कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सील नागू और हाई कोर्ट के लगभग सभी जजों को डिनर पार्टी दी है। मुख्यमंत्री यहां अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई और ये ट्वीट भी सामने आया, मगर बाद में पता चला कि सब डिलीट उलीट करके निकल दिए। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि डिलीट क्यों किया भाई, डिनर पार्टी देना कोई अपराध तो है नहीं, इसमें कौन सा पाप हो गया। दरअसल मसला ये है कि न्यायपालिका के सदस्यों और सत्ता में बैठे लोगों के बीच, यानी सरकार के लोगों के बीच जितनी ज्यादा दूरी हो, लोकतंत्र के लिए उतना अच्छा माना गया है। क्योंकि अदालतों में, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ज्यादातर लड़ाइयां जनता और सरकार के बीच की होती हैं।
मगर जब फैसला देने वाला सरकार में बैठे लोगों के साथ डिनर पार्टी करेगा तो इससे क्या संदेश जाएगा? एक उदाहरण के रूप में समझिए, मान लीजिए कि पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद है, वो मामला अदालतों में है और अदालत के मिलाड़ लोग जल विवाद के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री के यहाँ जलपान करेंगे, तो पंजाब वाले जल विवाद पर फैसले की किस जलाशय की उम्मीद करेंगे? हम ये बिल्कुल दावा नहीं कर सकते कि इस डिनर का उन फैसलों पर क्या असर होगा या होना चाहिए या नहीं होगा, मगर संदेह तो होगा ना। और लोकतंत्र भरोसे का नाम है, भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। सवाल ये है कि क्या ये बात चीफ जस्टिस, होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत को पता नहीं है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पता नहीं है, या हाईकोर्ट के तमाम उन जजों को मालूम नहीं है जो डिनर के बाद फोटो खिंचवा रहे थे? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भाजपाई मुख्यमंत्री की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है उनको पता ना हो। अरे भाई, जब उनके सबसे बड़े नेता को पता नहीं है कि चीफ जस्टिस के घर जाके घंटी बजाना नहीं चाहिए और उसका वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर डालना नहीं चाहिए, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कहा जाता है कि अपनी इज्जत अपने हाथ, तो क्या भारत की न्यायपालिका के ये सम्मानित सदस्य अपनी ही संस्था की इज्जत को दांव पर नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि इन्हीं की संस्था ने तो इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट बना रखे हैं। जी हाँ, देखिए, न्यायपालिका के बड़े बड़े चेहरों ने इस तरह के जुडिशियल एथिक्स की बातें लिखी हैं। साल 1997 में भारत के मुख्य न्यायाधीशों ने एक मत से न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनः घोषणा की थी, जिन्हें रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ कहा गया। अब जरा टकटकी लगाकर सुनते जाइए कि एक जज के भीतर क्या क्या होना चाहिए। कहा गया कि न्यायाधीश को निष्पक्ष और निर्भीक होना चाहिए, यानी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए और डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। न्यायाधीश को अपने प्रभाव का प्रयोग निजी लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि हाल ही में आपने देखा, पता चला कि पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी कार के लिए वीआईपी नंबर पाने की खातिर रिटायरमेंट के बाद भी रजिस्ट्रार से, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से लेटर लिखवा रहे हैं। लेटर वह लीक हो गया। ये काम एकदम नहीं होना चाहिए, ये अनैतिक है, अपने आप में भी अनैतिक है। खुद सुप्रीम कोर्ट के ही तमाम चीफ जस्टिसों ने कहा है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जजों को न तो सरकार से और न ही किसी अन्य संस्था से अनुचित संबंध रखना चाहिए। यानी बात एकदम साफ है, न तो सरकार से संबंध रखना चाहिए अनुचित वाला, और न ही किसी अन्य संस्था से। अब आप सोचिए कि जब न्यायपालिका में बैठे इतने जिम्मेदार लोग, जज साहब लोग, एक मुख्यमंत्री के यहाँ जाके डिनर पार्टी चापेंगे, तो ये संबंध उचित है या अनुचित है? यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि न्यायाधीशों को ऐसे मामलों से दूर रहना चाहिए जहां हितों का टकराव हो सकता है। तो क्या इस पार्टी में हितों का टकराव नजर नहीं आता? इस तस्वीर में नजर नहीं आता? उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो न्यायपालिका के प्रति लोगों के सम्मान को बनाए रखे। साफ साफ कहा गया है कि न्यायाधीश को कोई उपहार या आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाहिए परिवार के बाहर के लोगों से। हमें नहीं पता कि इस डिनर पार्टी में किसने किसको कौन सा गिफ्ट दिया, देने का वादा किया, मगर सवाल यह है कि लोग संदेह तो करेंगे ना, भरोसा कमजोर होगा। जुडिशियल एथिक्स में साफ साफ कहा गया कि सावधानी रखनी चाहिए कि आप अपनों से भी कोई ऐसा उपहार न लें जिससे यह प्रतीत हो कि आपके कर्तव्यों में कहीं उस उपहार का असर पड़ेगा। यानी किसी भी रूप में लोगों को आप पर संदेह नहीं होना चाहिए, सवाल नहीं उठने चाहिए, ऐसा काम करिए। जुडिशियल एथिक्स कहता है कि एक न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक निश्चित दूरी बनाए रखना चाहिए, सार्वजनिक विवादों में शामिल नहीं होना चाहिए, उसे अपने शब्दों या आचरण से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जिससे उसकी निष्पक्षता, निर्णय लेने की क्षमता पर उचित संदेह उत्पन्न हो। अब याद करिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने किस तरीके से भाजपाई भाषा का इस्तेमाल किया, राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल कर दिया, जो बात पूरी दुनिया जानती है, सैकड़ों बार छप चुका है, बार बार कहा गया है। देश की संसद में खुद भाजपा के लोगों ने ही कहा, सरकार में शामिल लोगों ने कहा। उस पर सवाल उठाने को लेकर दीपांकर दत्ता राहुल गांधी की राजभक्ति पर सवाल कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और जस्टिस सूर्यकांत के मामले पर तो अभी विस्तार से बात करेंगे कि इनकी क्या कहानी। जुडिशियल एथिक्स में साफ साफ कहा गया कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता उन जजों पर ही निर्भर है जो इसे चलाते हैं। लोकतंत्र को फलने फूलने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह संस्थान ऐसे लोगों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जिनकी ईमानदारी पर कोई संदेह न हो। अब आप सोचिए, जब लगातार रिटायरमेंट के बाद जजों को इनाम मिलेगा, कहीं सांसदी, कहीं राज्यपाल, कहीं किसी संस्था का मुखिया, कहीं भाजपा का टिकट, ये सब मिलता रहेगा, तो क्या ऐसे लोग कुर्सी पर रहते हुए ईमानदारी से काम किए होंगे? और जब ये सब होगा तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा या टूटेगा? इनके कार्यों में साफ साफ झलकता है कि पोस्ट रिटायरमेंट गिफ्ट के लिए ही मरे जा रहे हैं। जुडिशियल नैतिकता साफ साफ कहती है कि किसी भी न्यायाधीश को किसी ऐसे मामले की सुनवाई तक नहीं करनी चाहिए जिसमें वो या उनकी संपत्ति शामिल हो, या फिर कोई कंपनी हो या उसका शेयर हो। पहले बता देना चाहिए कि देखिए भैया, हम इस मामले में इस तरह से संबंधित हैं, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तभी सुनवाई करेंगे, अन्यथा हम इससे बाहर हो जाते हैं। कहा गया है कि एक न्यायाधीश को शेयरों, स्टॉक्स
और इस प्रकार की वस्तुओं में सट्टा वगैरह नहीं करना चाहिए। एक न्यायाधीश को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में किसी भी रूप में व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए। एक न्यायाधीश को किसी भी उद्देश्य के लिए चंदा मांगना, स्वीकार करना या किसी निधि को इकट्ठा करने में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अपने पद का कोई भी अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। न्यायाधीश को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो जनता की नजर में कोई भी ऐसा कार्य या चूक नहीं हो जो उसके उच्च पद की गरिमा तथा जनता द्वारा उसके सम्मान के प्रति कोई नकारात्मक प्रभाव डाले। न्यायिक नैतिकता के 6 मूल्य बताए गए। पहला, स्वतंत्रता, यानी जजों को स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के दबाव में, बाध्यता में नहीं। निष्पक्ष होना चाहिए, उनके भीतर अखंडता होनी चाहिए, यानी ईमानदारी। शिष्टाचार होना चाहिए, यानी उचित व्यवहार होना चाहिए। अदालती कार्यवाही के दौरान व्यवहार तो आप देखते ही हैं। समानता होनी चाहिए, यानी उनकी नज़र में सब बराबर होने चाहिए। उनके भीतर योग्यता और परिश्रम होना चाहिए। यह जुडिशियल एथिक्स हर जज के भीतर होनी चाहिए। बाकी आप अंदाजा लगाते रहिए कि अमृतकाल में जजों के भीतर इनमें से कितनी चीजें हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने 12 जनवरी 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को खत लिखा था। उस वक्त पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव था, मगर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति का विरोध किया था और इनके खिलाफ तमाम आरोपों का जिक्र किया था। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठता के आधार पर बनाए जा सकते हैं और लगभग 1.25 साल तक इस पद पर रहेंगे। इसी बीच वो कॉन्फिडेंशियल लेटर सोशल मीडिया पर सामने आ गया। हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट के जज गोयल पहले खुद भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में काम कर चुके थे, इसलिए कहा जाता है कि उन्हें जस्टिस सूर्यकांत की गतिविधियों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी। इसलिए उनसे विचार मांगा गया था और अपने विचार में उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला दिया और कहा कि इसकी कायदे से जांच होनी चाहिए और जब तक इनकी जांच पूरी न हो जाए जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल का चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाना चाहिए। यह अलग बात है कि इनकी बातों को नजरअंदाज किया गया और सूर्यकांत आगे बढ़ते रहे। यहाँ एक बात और समझने वाली है, जस्टिस A.K. मित्तल को नजरअंदाज करके जस्टिस सूर्यकांत को आगे बढ़ाया गया था, जबकि मित्तल सूर्यकांत से वरिष्ठ जज थे। बाकी आप अंदाजा लगाते रहिए कि यह सब क्यों किया गया होगा। इस लेटर में यह भी राय दी गई थी कि जस्टिस सूर्यकांत के पास जो संपत्तियां हैं उनका मूल्यांकन किया जाए, यानी इनकी कमाई कितनी है और संपत्ति कितनी है, इसका मूल्यांकन किया जाए। भ्रष्टाचार से लेकर जातिवाद से संबंधित शिकायतों के बारे में भी राय दी गई थी, मगर जिन्हें राय दी गई उन लोगों ने राय की चाय बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेच दिया, पानी वाली। द कार्मा की इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें बताया गया कि सूर्यकांत पर गंभीर कदाचार के आरोप हैं। साल 2012 में एक रियल एस्टेट एजेंट ने जस्टिस सूर्यकांत पर करोड़ों रुपए के नगद लेन देन से जुड़ी अवैध संपत्तियों के सौदों में शामिल होने का आरोप लगाया। यानी जमीन करोड़ों की और कुछ लाख की बताकर इन्होंने रजिस्ट्री कराई, बाकी करोड़ों रुपए कैश में उपलब्ध कराए। कहानी बहुत लंबी है, शॉर्ट में बता रहा हूं। वहीं साल 2017 में पंजाब के एक कैदी ने जस्टिस सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए 8 मामलों की लिस्ट देते हुए एक शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि जस्टिस सूर्यकांत ने इन मामलों में जमानत देने के लिए रिश्वत ली, मगर ये शिकायतें 6 साल से भी ज्यादा समय तक कॉलेजियम के पास पड़ी रहीं। शिकायतों और सवालों का समाधान नहीं निकला। सूर्यकांत के पद की चमक बढ़ती रही। आरोपों की लिस्ट इतनी ही नहीं है, और सुनिए, चंडीगढ़ के एक कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट व्यवसायी सतीश कुमार जैन ने उस वक्त चीफ जस्टिस S.H. कपाड़िया को एक पत्र लिखकर शिकायत किया था कि सूर्यकांत के ऊपर पैसा बाकी है, दे ये नहीं रहे हैं। साथ ही साथ इन पर 7 करोड़ 63 लाख रुपए की टैक्स चोरी का भी आरोप लगाया और बाकायदा 4 अलग अलग प्रॉपर्टी के विक्रय पत्र प्रस्तुत किए, जिन्हें साल 2010 और 2011 के बीच सूर्यकांत ने खरीदा बेचा था। इन चीजों को लेकर द कार्मा की ये स्टोरी बड़ी विस्तृत है। हेडलाइंस देख लीजिए, विस्तार से पढ़ना हो तो जाके पढ़ भी लीजिए, हम खाली याद दिला रहे हैं। और अब उन मामलों को याद करिए जो हाल फिलहाल में लोकतंत्र के महत्व के हैं, यानी जिन पर हुजूर की तरफ से गजब गजब की बातें कही गई, एक्शन लिए गए, साथ में टाल मटोल हुई। प्रोफेसर महमूदाबाद का मामला तो आपको याद ही होगा। प्रोफेसर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया। कहीं भी कुछ भी विवादित नजर नहीं आता था, सब कुछ सामान्य था। जो सच है भारत का वही लिखा था, मगर भाजपाई राज्य में FIR हो जाती है, दनादन गिरफ्तारी हो जाती है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो जस्टिस सूर्यकांत उस पर सुनवाई करते हैं। ध्यान रहे, इसी दौरान मध्य प्रदेश के भाजपाई मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बुलाया था। वहां कोई भी ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आई जैसी होनी चाहिए थी, जबकि प्रोफेसर महमूदाबाद के पोस्ट में भारत का आज का सबसे बड़ा सच था। उन्होंने कोई विवादित बात नहीं कही, मगर फिर भी मुकदमा, गिरफ्तारी, सब कुछ हो गया। मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N.K. सिंह की पीठ के सामने पहुंचा तो उन्होंने जांच के लिए एक समिति बना
बना दी। उस समिति की जांच जानी थी कानपुर, चली गई नागपुर। जस्टिस सूर्यकांत ने यहां तक धमकी दे डाली कि प्रोफेसर के लिए कोई प्रदर्शन विरोध नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे, हम सक्षम है करने में, हमको पता है क्या करना है। कहने लगे कि हर कोई अधिकारों की बात करता है, मानो पिछले 75 साल से देश अधिकारों का वितरण कर रहा है। सवाल है कि क्यों नहीं कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने प्रोफेसर का पासपोर्ट वगैरह सब जब्त करवा लिया, मगर इस देश की किसी अदालत की हिम्मत नहीं हुई भाजपाई मंत्री का पासपोर्ट लेने की। संबंधित मामलों में कुछ भी लिखने बोलने पर रोक लगा दी गई। इन्होंने डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला आपको याद ही होगा, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए मोदी सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, अपनी मुट्ठी में कर लिया, और अब चुनाव आयुक्त मोदी शाह की मर्जी से बैठे हैं। बार बार आरोप लगता है कि उनके आदमी हैं, उनके पाले हुए आदमी हैं, क्योंकि उन्हीं के फायदे के लिए काम करते हुए दिखते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो होली के पहले जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि अभी टाइम नहीं है, होली बाद देखेंगे, मगर हुजूर की होली अब तक आई नहीं है। सोचिए, इससे महत्वपूर्ण और क्या बात हो सकती है? कौन सा मामला होगा? इससे जरूरी किसी देश की न्यायपालिका के लिए क्या हो सकता है? पूरे देश में अलग अलग सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार है, और इन सबको चुनने वाली संस्था की स्वायत्तता को लेकर सवाल है। यानी लोकतंत्र का जन्म जहां होता है उस संस्था का सवाल है, और उसके सवाल के लिए जस्टिस सूर्यकांत के पास समय नहीं था। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है। होली बाद सुनवाई होनी थी, इंतजार करिए कितनी होली गुजर जाएगी तब सुनवाई होगी। इन्होंने कह दिया कि होली के बाद मामला सुना जाएगा, कोई तारीख तक नहीं बताई, जबकि एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण ने त्वरित सुनवाई के लिए अपील किया था। कहा कि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है साहब, सुन लीजिए। शायद जस्टिस सूर्यकांत को भी समझ में आ गया था कि मामला सच में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जितना हो सके टालते रहो। और अब उसके बाद अभी जो एसआईआर का मामला है, याद है कि नहीं, पहले इस केस की सुनवाई जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची कर रहे थे। पहली सुनवाई में जस्टिस धूलिया ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे लोगों की उम्मीद जग गई, मगर फिर अचानक से उन्हें हटाकर जस्टिस सूर्यकांत को घुसा दिया गया। और आप तो जानते ही हैं ये काम चीफ जस्टिस का होता है। फिर जब इनकी सुनवाई की बारी आई, पहले दिन इन्होंने रोक लगाने से मना कर दिया और टाल दिया, बोले कल सुनवाई करेंगे। दूसरे दिन भी बहुत थोड़े समय के लिए सुनवाई हुई और पुरानी बात दोहराते हुए इन्होंने फिर से कह दिया कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पर विचार करना चाहिए, बड़े स्तर पर गड़बड़ पाएंगे तो पूरा कैंसिल कर देंगे, हमारे पास पावर है। और जब तक ये बातें हो रही थी तब तक एसआईआर की प्रक्रिया लगभग समापन की तरफ पहुंच चुकी थी। बाकी आप लोग अंदाजा लगाते रहिए। अब तो लोग यहां तक कहने लगे हैं कि इस मामले में कुछ भी नहीं होगा, तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी और पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया केंचुआ अपने हिसाब से और भाजपा के हिसाब से, गुजराती जोड़ी के हिसाब से कर देगा। जस्टिस सूर्यकांत के बारे में कहा जाता है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के करीबी रहे हैं, उन्होंने इन्हें एडवोकेट जनरल बनाया था। बाकी समय के साथ करीबी बदलती रहती है, देखते जाइए इस पूरी कहानी में क्या होता है। सोचने वाली बात यह है कि पिछली सरकारों में, यानी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त 2G से लेकर कथित कोल घोटाले और तमाम चीजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य अदालतें दिन रात टिप्पणियां करती थी, डांटती थी, फटकारती थी। आए दिन अदालतों में तत्कालीन प्रधानमंत्री की पगड़ी उछाली जाती थी, सरकार को घेरा जाता था। तमाम अदालतों से लेकर गोदी मीडिया में भी दिन रात प्रधानमंत्री को निशाना बनाते थे, फोटो दिखा दिखा के भ्रष्टाचार पर सवाल होते थे, मगर अब तक उन आरोपों में कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ, ज्यादातर फुस निकले। और आज जब राफेल से लेकर पेगासस तक, अडानी से लेकर पीएम केयर फंड तक और इलेक्टोरल बॉन्ड तक न जाने कितने लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो सील बंद का जमाना चल रहा है। सवाल है कि इन बड़े मुद्दों पर सुओ मोटो लेने की बजाय अदालतों में बैठे जज कहीं विपक्ष के नेताओं को बता रहे हैं कि उनको क्या बोलना चाहिए, कहीं किसी इतिहासकार को बता रहे हैं कि उसको क्या बोलना चाहिए। आए दिन सीएजी तमाम घोटालों की तरफ इशारा करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है उनका सुओ मोटो लेने के लिए, समय नहीं रह गया है। सवाल है कि क्या इनका काम बस यही रह गया है कि विपक्ष के नेताओं को बताएं, इतिहासकार को बताएं कि उनको क्या बोलना है। आप विपक्ष के नेताओं को भारतीयता का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, बांटने का इतना ही शौक है तो जो लोग सत्ता में हैं उनको भी कभी बांट दीजिए एक आध बार। वहां जबान क्यों नहीं खुलती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन लाइन क्रॉस करते रहते हैं, बड़े से बड़ा झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, चुनाव न भी हो तब भी झूठ बोलते हैं, संसद से लेकर रैलियों तक में हर जगह आपत्तिजनक बात बोलते हैं। जरा हिम्मत दिखाकर वहां भी सुओ मोटो लिया जाए, तब तो समझ में आए कि आपने जुडिशियल एथिक्स की बातों को थोड़ा बहुत सुना भी है। इन मामलों पर आप दर्शक क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।